हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे। स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन इन बायोटिक सिस्टम इज नोन एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। पॉलिन हॉगविग ने टर्म पहली बार दी थी, और डेविड लिपमैन उनको फादर एंड मदर कहते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, फादर एंड मदर ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट लिखो। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोइन्फॉर्मेटिक्स is the branch of biological science, is the branch of biological science using information technology to understand biology, using information technology, using information technology to understand biology. Common activities include common activities include mapping, mapping करना। common activities include mapping and analyzing DNA, mapping and analyzing DNA, mapping and analyzing DNA and protein sequences। तो डीएनए और प्रोटीन के सीक्वेंसेस जो हैं उनकी मैपिंग करना। एंड क्रिएटिंग एंड क्रिएटिंग 3D मॉडल्स, एंड क्रिएटिंग 3D मॉडल्स। स्कोप लिख लो, इसका स्कोप कहाँ है। लिखेंगे स्कोप इन फील्ड ऑफ जीनोमिक्स, जीनोमिक्स कंपेयरिंग जेनेटिक डेटा। नेक्स्ट लिखो इन प्रोसेसिंग बायोलॉजिकल डेटा, इन प्रोसेसिंग बायोलॉजिकल डेटा। नेक्स्ट लिखिए, अगली लाइन से लिखना शुरू करना। द बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्टिविटी इन इंडिया इनिशिएटेड इन 1987। तो इंडिया में बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्टिविटी जो है वो 1987 से स्टार्ट हुई। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक्टिविटी इन इंडिया स्टार्टेड इन 1987 with with establishment of with establishment of BTIS, BTIS ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म लिख लो। BTIS क्या है? तो लिखो बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखें, इट इज ये लिखो BTIS जो है, BTIS consists of consists of 7 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। कहने का मतलब ये है, इस संस्था के अंतर्गत, BTIS के अंतर्गत 7 सेंटर्स रन हो रहे हैं जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो BTIS consists of 7 centers of excellence in bioinformatics।
नाम लिखना चाहो तो एक दो का नाम बता दे रहा हूँ मैं, खासकर जो दिल्ली में है दो जैसे। तो एक तो सब लोग जानते होंगे, JNU, है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, न्यू दिल्ली। इसी तरह है एपेक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, DBT, न्यू दिल्ली। एपेक्स, APEX, एपेक्स, APEX, एपेक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। फिर बोल रहा हूँ मैं, 7 सेंटर है टोटल, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसके अंडर में, जिनमें से दो के नाम मैंने आपको बताया, एक JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, दूसरा एपेक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, ये भी न्यू दिल्ली में है। एक और लिख लो क्योंकि ये भी न्यू दिल्ली का ही है, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली में सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी, सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट लिखिए, 11, नेक्स्ट लिखो, 11 DICs, DICs रनिंग अंडर इट, 11 DIC, DIC की फॉर्म लिख लो। DIC है डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, तो 11 DICs आर रनिंग अंडर दिस। ठीक है, तो और तो कुछ है नहीं बाकी, बार बार इन्होंने घुमा के वही बात लिखी हुई है कि जेनोमिक्स में इसका यूज है, जेनोमिक्स में यूज है नई नई वैरायटी बनाने में। चाहे प्लांट्स की बात करो, चाहे ह्यूमन में देखो अगर आप, तो पूरी दुनिया में जो है डेटा इकट्ठा किया जा रहा है कि कैसे हम लोग जेनेटिक लेवल पे डिफरेंट है या सेम है ना। तो वो है, और इससे काफ़ी डिजीज में भी हेल्प मिल रही है कि डिजीज पैटर्न, कई डिजीज ऐसी हैं जो जेनेटिकली होती है, फैमिलीज में रन करते हैं, तो उनका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसमें भी हेल्प मिल रही है। खैर वो सारी बातें हो जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओगे, टाइप ऑफ रिसर्च, ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात करते हैं। तो बेटा इसमें कुछ टर्म्स है, मैंने आपको पहले ही बता दी है, जैसे एक ब्लाइंडिंग मैंने आपको बताई, एक रैंडमाइजेशन आपको बता दी, ये बात मैंने, वो दोनों आप जानते होंगे। और भी मैं बातें कर लूंगा, लेकिन फिलहाल जो इन्होंने हेडिंग दी है उनकी ही बात करते हैं। तो फर्स्ट है प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च, तो इसको देखते हैं, प्योर एंड अप्लाइड रिसर्च। तो लिख लोगे, फर्स्ट लिखो प्योर रिसर्च, ये जो है प्योर। प्योर का दूसरा नाम भी लिख सकते हो, इसको फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, प्योर रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। और करके लिखो इसको बेसिक रिसर्च, बेसिक रिसर्च भी इसी का नाम है, प्योर, फंडामेंटल और बेसिक रिसर्च। ठीक है, लिख लो। लिखेंगे, इट मेनली कंसर्न्स विद जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। ठीक है, इट मेनली कंसर्न्स विद जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। एग्जाम्पल लिखो तो बात समझ में आएगी क्या है ये। लिखो, इन आयुर्वेदिक लिटरेचर, इन आयुर्वेदिक लिटरेचर, इन आयुर्वेदिक लिटरेचर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ शारीर स्थान, इन आयुर्वेदिक लिटरेचर, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ शारीर स्थान एंड वेरियस टर्म्स, एंड वेरियस टर्म्स, जैसे एग्जाम्पल लिखो क्लोम, बेस्ट एग्जाम्पल क्लोम है। जिन लोगों ने शारीर पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो क्लोम को मॉडर्न में किस बॉडी पार्ट के साथ कोरिलेट करते हैं हम लोग? If someone will tell pancreas or some other will tell like I think I will know that. और किसी को कुछ लगता है? नहीं लगता सर होगा। बता-
चलो मत बोलो, मैं बोल देता हूँ वरना सब गड़बड़ कर लोगे। तो मतलब ये क्लोम को अब तक हम लोग ना कह नहीं पाए कि क्या होता है क्लोम, ये डाउटफुल ऑर्गन है। हम पढ़ते जरूर हैं लेकिन क्लोम का अब तक कोई फिक्स ये नहीं हुआ कि हाँ ये चीज होनी चाहिए, है ना। तो मैं बता रहा था कि जैसे आयुर्वेद में शारीर स्थान में आप देखोगे सुश्रुत में, तो बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कहीं मैच नहीं करते, चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो अब क्लोम से क्या समझें, जनरल पॉपुलेशन का क्या चीज़ है क्लोम, क्या होती है ना। तो वो समझने के लिए ये प्योर रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च या बेसिक रिसर्च की जाती है, तो मेनली जिसमें लिटरेचर स्टडी की जाती है ना, कि क्या हो सकती है ये चीज़, और उसके जवाब निकाले जाते हैं। तो वो होती है बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो मैं कुछ लाइन लिखवा रहा था कि लाइक इन आयुर्वेदिक लिटरेचर्स स्पेशली इन शारीर स्थान, वेरियस टर्म्स लाइक क्लोम आर नॉट सिंप्लीफाइड। लैंग्वेज ठीक कर लेना अपनी, बाकी खुद बना के बोल रहा था, लैंग्वेज इधर उधर हो गई हो, ठीक कर लेना उसको। तो समझ गया ना, मेन बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं है, तो उसको इन पॉपुलेशन या जनरल क्या समझना चाहिए हमको, तो वो जहाँ तय किया जाए, वो किसके आधार पे तय होगा, लिटरेचर के आधार पे ही। तो कहीं मान लो कोई रेफरेंस मिल जाए आपको, कहीं क्लोम को क्लियर लिख दिया हो कि भाई क्लोम मतलब, जैसे कोई बोला पेंक्रियाज मान लो, तो मान लो कहीं सच में बोला गया हो ऐसा कि अग्न्याशय, तो फिर आप समझ जाओगे अच्छा भाई आचार्य अग्न्याशय कहना चाहते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है ना। तो इस तरह की रिसर्च जो होती है वो होती है प्योर फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। नेक्स्ट लिखोगे, जो दूसरी टर्म है यहाँ, अप्लाइड रिसर्च। लिखेंगे ऑल्सो नोन एज एक्शन रिसर्च। इसको एक्शन रिसर्च भी कहते हैं। तो लिख लो इसमें हल्का सा, लिखो एम्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय सोसाइटी। ठीक है ना, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे, तो इसमें क्या हो गया, अप्लाइड रिसर्च। तो यहाँ पे आप लोग जो भी इंटरवेंशन करते हो, कोई ड्रग दे रहे हो कहीं पे, देख रहे हो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना, उस तरह की बातें जो है वो अप्लाइड रिसर्च में आ जाती है। प्योर में आप कुछ करते नहीं हो, आप सिर्फ लिटरेचर को पढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ जाओगे, क्वालिटेटिव। प्रॉब्लम से आगे बचा है। हाँ क्या बोल रहे हैं लोकेश। प्रॉब्लम से आगे क्या लिखवाया आपने? अप्लाइड रिसर्च में क्या लिखवाया, बेटा अप्लाइड में पूछ रहा हूँ ना, एक्शन रिसर्च एक वर्ड लिखवाया बस, एक्शन रिसर्च। और ये लिखवाया कि इसमें क्या करते हैं, मेन एम क्या होता है, टू फाइंड अ सॉल्यूशन फेस्ड बाय अ सोसाइटी। ठीक है ठीक है, सर। चलो आगे लिखोगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च। अगली टर्म जो है, बी जो पॉइंट है इसका, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स, तो इनको लिख रहे हैं। चाहे पहले क्वालिटेटिव लिख लो, मर्जी है, क्वालिटेटिव लिख लो पहले, वो लिखा है इन्होंने पहले, क्वालिटेटिव रिसर्च। लिखेंगे क्वालिटेटिव में, देखो फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन। फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन, नोन एज क्वालिटेटिव रिसर्च। पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगा इसको। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हो गई कि फाइंडिंग्स बेस्ड ऑन स्टेटमेंट और डिस्क्रिप्शन, नोन एज क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट लिखोगे, इट मेजर्स इन टर्म ऑफ डिग्री और परसेंटेज। इट मेजर्स, वो चीजों को नापता है ये जो रिसर्च है, इट मेजर्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज और डिग्री। नेक्स्ट लिखो क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसके लिए लिखेंगे बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी, मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, सिंपल सी बात यह है कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है
वो जैसा मैंने कहा कि वो डिपेंड करती है किसी स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन के ऊपर, कि हमने कह दिया कि भाई ये अच्छे हैं, है ना। आप जानते हो डेटा मैंने आपको पहले ही दोनों बता दिए होंगे। क्वालिटेटिव डेटा को आप नाप नहीं सकते, क्वांटिटेटिव को आप नाप सकते हो, सिंपल सी बात ये है। तो उसी के आधार पे इनकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है इन्होंने। तो क्वालिटेटिव रिसर्च वो हो गई कि जहाँ पे कोई ऐसा डेटा जो है आप उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो जिसको आप नाप नहीं सकते। आप उसको कैसे बोलते हो कि भाई इतने परसेंट लोग जो हैं ऐसे हैं, इतने परसेंट ऐसे हैं, ठीक है, या फिर सर्टेन डिग्री जो है ऐसे लोग हैं, सर्टेन डिग्री इस तरह के लोग हैं। तो वहाँ इस तरह की बात करते हो, आप एग्जैक्ट नापते नहीं हो चीज़ों को। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो वहाँ क्या होता है कि रिसर्च ऐसी चीज़ के ऊपर होती है जिसको आप नाप सकते हो। कि आपने कोई ड्रग दी, मान लो आपने कहा कि भाई व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती है इसे लेने के बाद, तो कितनी हाइट बढ़ जा रही है, कि सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में मान लो, तो वो आपने नाप सकते हो उस चीज़ को, तो उनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इट इज एप्लीकेबल टू फिनोमेना विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अंडरस्टैंडिंग करो। एग्जाम्पल लिख लो इसका। लिखो एग्जाम्पल, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, है ना। कि आप मान लो इस पर रिसर्च कर रहे हो कि भाई कितनी डेथ होती है, तो एक नंबर है फिक्स आपके पास। तो एग्जाम्पल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और क्या लगता है कौन सी ज्यादा अच्छी होगी, क्वालिटेटिव रिसर्च अच्छी होगी या क्वांटिटेटिव, कभी सवाल आ जाए तो? क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव है क्वांटिटेटिव। ना, जहाँ पे हम लोग सर्टेन होते हैं वो रिसर्च अच्छी मानी जाती है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च। और मिक्स्ड में इन्होंने कुछ इसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, मिक्स सिंपल सी बात यह है कि रिसर्च विच टेक बोथ द ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, लिख सकते हो मिक्स्ड, वेयर बोथ फैक्टर्स आर कंसिडर्ड, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव, ऐसा लिख लो बस। एक टर्म आई है, आप लिख लो उसको, मतलब वैसे ही लिख लेना, आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है इन्होंने एक पॉइंट की, फैमिलियराइजेशन ऑफ द टर्म्स, है ना, तो इसलिए लिख लो। लिखो एम्पेरिकल रिसर्च, EMPIRICAL, एम्पेरिकल रिसर्च। लिखेंगे बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्चर, ठीक है। दूसरे से में लिखो कंसिडर्ड टू बी मोस्ट साइंटिफिक, कंसिडर्ड टू बी मोस्ट साइंटिफिक, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके अंदर कि मान लो आप जैसे ओपीडी में बैठे हो, आपने किसी पेशेंट को देखा कि कुछ कोई मेडिसिन देने के बाद आपको कुछ अलग रिजल्ट मिल रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आप एक पर्टिकुलर पेशेंट के ऊपर कर रहे हो, आपने खुद से देखा है, तो जाहिर सी बात है ये रिसर्च ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, ठीक है। खुद से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। अगली टर्म्स है आपके यहाँ ऑब्जर्वेशनल एंड इंटरवेंशनल। तो फर्स्ट लिख लोगे ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च लिखेंगे सामने, इट इज डेस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। ऑब्जर्वेशनल के सामने लिखो इट इज डेस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। तो इसमें सिर्फ क्या करते हो आप किसी समस्या को डिस्क्राइब करते हो, सिर्फ बताते हो उसके बारे में, ठीक है। और एनालिसिस भी निकालते हो कई बार ऑब्जर्वेशंस के आधार पे। तो इट इज डेस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। सेकंड लिखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल में। लिखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज आर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडीज आर randomized control clinical trials, experimental research studies are randomized control clinical trials, ठीक है। तो इसमें क्या करते हो आप कि रेंडमाइजेशन करते हो, हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि आपके जो पेशेंट्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं तो उनमें रेंडमाइजेशन करते हो, तो पहले से ही पैटर्न फिक्स कर लिए जाते हैं,
ठीक है, किस पेशेंट को किस कैटेगरी में रखना है, फिर उनको कुछ मेडिसिन देते हो। तो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, उनके रिजल्ट आते हैं, वो अलग बात है सारी। तो ये होती है एक्सपेरिमेंटल, जिनमें आप कोई ड्रग भी दे रहे हो, कहने का मतलब है। ठीक है, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहीं पर एक दो टर्म लिखी हैं, जानने का मन हो तो मैं बोल देता हूँ, जल्दी से लिख लोगे। एक टर्म है सेरेंडिपिटी, SERENDIPITY, सेरेंडिपिटी। तो सेरेंडिपिटी क्या होती है, तो लिख लेंगे, डिस्कवरी बाय चांस। ठीक है, कि आप उस चीज के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे कि भाई मुझे ये चीज खोजनी है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो इसी तरह बनी हैं, जैसे माइक्रोवेव का आप पढ़ोगे कभी, पढ़ना, तो उसकी डिस्कवरी भी ऐसी हुई थी कि जो कर रहा था एक्सपेरिमेंट, वो माइक्रोवेव नहीं बना रहा था, है ना, लेकिन वो बन गया, कुछ और बनाते बनाते माइक्रोवेव की खोज हो गई थी। तो इसी तरह सेरेंडिपिटी होती है कि आप किसी और चीज के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ और रिजल्ट आपको मिल गया। लिख लोगे, टर्म कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग। माफ करें, माफ करना बेटा। फ्लेमिंग की मैं वो लिखवा रहा था आपको, लिख लो, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल सेरेंडिपिटी का। लिखिए, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन, डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग ने डिस्कवरी जो की थी पेनिसिलिन की, वो भी सेरेंडिपिटी का उदाहरण है। एक मिनट, देख रहा हूँ कुछ और जरूरी टर्म तो नहीं आपके लिए जो पता होनी चाहिए। आईईसी है क्या आपके सिलेबस में बेटा, आईईसी है नहीं है? नहीं है आपके यहाँ? ठीक है, चलो। तो ये बात हो गई टाइप ऑफ रिसर्च की। जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए एक बार और बोल रहा हूँ। रैंडमाइजेशन क्या है, कि हम सब्जेक्ट्स को बहुत रैंडमली, यानी पहले से डिसाइडेड कोई पैटर्न ऐसा नहीं होता कि आपने खुद से तय कर लिया। ठीक है, मतलब खुद से नहीं तय करते हो, होता तो प्री डिसाइडेड ही है, लेकिन आप बायस्ड होने से बच जाते हो। आप ऐसा नहीं करते हो कि पेशेंट आ रहा है तभी आप तय करोगे कि मुझे किस ग्रुप में रखना है। वो चीज़ एक पहले से ही प्रोग्राम के थ्रू आप निकाल के रखते हो कि किस पेशेंट को किस कैटेगरी में रखना है। ठीक, तो उसको बोलते हैं रैंडमाइजेशन कर देना। ठीक है। दूसरी चीज होती है, उसमें मास्किंग की जाती है, मास्किंग या ब्लाइंडिंग। तो वो क्या होती है, कि व्यक्ति को पता नहीं है कि क्या ड्रग दी जा रही है। बस अंडरस्टैंडिंग के लिए जान लो, 3 लेवल की हम लोग पढ़ते हैं ब्लाइंडिंग। तो पहला लेवल तो ये है कि पेशेंट को नहीं पता। दूसरा लेवल ये है कि पेशेंट को नहीं पता, और मान लो डॉक्टर को भी नहीं पता जो मेडिसिन देने वाला है, हो सकता है डॉक्टर ना हो, कोई और हो जो ड्रग देता है, तो दोनों को नहीं पता। तीसरा लेवल ये होता है कि ना तो पेशेंट को पता है, ना ही डॉक्टर को पता है, मतलब, और उसके ऊपर भी एक और संस्था है जो कंट्रोल कर रही है, कि मान लो कि ड्रग बनाने वाला है, जैसे मालिक है जिसने आपको प्रोवाइड किया है, उसको भी नहीं पता है ना। बहुत ज्यादा रैंडमाइज हुई है चीजें, और बहुत ज्यादा वहाँ ब्लाइंडिंग फॉलो की गई है। तो जितना ज्यादा आप ब्लाइंडिंग या मास्किंग करते हो ना, तो जिस लेवल पे मास्किंग होती है वो स्टडी उतनी ही अच्छी मानी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं है आपका। नेक्स्ट आ जाओगे। चलो शुरुआत से देखते हैं, तो टॉपिक वन बाय वन हो जाएंगे। तो पहली हेडिंग है आपकी, ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस, एविडेंस ऑफ रिसर्चेस इन आयुर्वेदा क्लासिक्स। ठीक है, लिखोगे बेटा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च, जल्दी से लिखोगे, थोड़ा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी यहाँ। लिखो, इन प्रोग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा, इन प्रोग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा, number of things, number of things added by scholars. एग्जाम्पल लिखो जल्दी से। लिखो, आचार्य चरक, आचार्य चरक, in his time branch of medicine was highly developed। in his time branch of medicine, जानते हो ना, गाय चिकित्सा का ग्रंथ है। तो in his time branch of medicine was highly developed।
सेकंड लिखो, सुश्रुता, आचार्य सुश्रुता, ये सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत डेवलप्ड वेरियस वेरियस ऑपरेशन टेक्निक्स। आचार्य सुश्रुता डेवलप्ड वेरियस ऑपरेशन टेक्निक्स। he is o- he is also considered as father of rhinoplasty, also considered as father of rhinoplasty। नेक्स्ट लिखो, आचार्य नागार्जुन, आचार्य नागार्जुन डिस्कवर्ड रस शास्त्र। ठीक है, मैं आपको बहुत ज्यादा भी नहीं लिखा रहा है ना, बाद में अगर ऐसा होगा तो इन क्वेश्चंस को जो मैं थोड़े कम लिखवाऊंगा आपको बता दूंगा आपके इस एग्जाम के बाद जो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, जैसे मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ आपको, बस वो समझ लोगे। तो जैसे लिखा है इन्होंने नेक्स्ट मिरेकल्स ऑफ अश्विनी कुमार, तो अश्विनी कुमार के जो मिरेकल्स थे तो वो सब आप पढ़ते ही हो। ठीक है, तो वो सब इसके अंदर लिख सकते हो, और भी जो समझ में आया है, चरक में बहुत सारी चीजें हैं, सुश्रुत में, रसशास्त्र में अलग अलग कल्पनाएं हैं, उनके नाम लिख सकते हो। तो वो सब आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ज्यादा कुछ नहीं जाएंगे डिटेल के अंदर इसमें। नेक्स्ट लिखो। चलो मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखो मत, आप मेरी बात सुन लो, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने का नहीं है, समझने का है, कभी आ जाए तो लिख देना। मैं बोल रहा हूँ आपको। फिर उन्होंने लिखा है एविडेंसेस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स। ठीक, तो जैसे शारीर क्रिया, क्रिया में क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे बताया गया है कि भाई पाचन कैसे होता है। ठीक है, तो वो रिसर्च की होगी तभी तो पता चला कि शरीर में डाइजेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वो लिख सकते हो आप। इसी तरह कह रहे हैं कि जब भोजन का पाक होता है तीनों अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं तीन? चक्रवाणी, त्रिविध अवस्था, पाक। मधुरावस्था पाक, मधुर अम्लावस्था अम्ल पाक। पक्व। ठीक है, हाँ, कि वो चीज लिखी है भाई, वो ऐसी कोई रैंडमली नहीं बता सकता, रिसर्च करके बता सकता है। इसी तरह शरीर रचना के अंदर आचार्य सुश्रुत ने कि कोष्ठ के बारे में बता दिया, मर्म कितने हैं, उन पर क्या क्या इफेक्ट आता है आघात होने पर, वो सब बता रखा है। इसी तरह रस शास्त्र के अंदर आप देखोगे डिफरेंट कल्पनाएं हैं। ठीक है, अ, स्नेह स्नेह की प्रविचारणाएं हैं बहुत सारी, अब 64 प्रविचारणाएं देखते हो, है ना, मतलब उन पे भी रिसर्च की गई है, तब वो चीज डेवलप की गई सारी की सारी। ठीक है, फिर अगत तंत्र में बता दिया कि स्कॉर्पियन बाइट में क्या होगा, सर्पदंश में क्या होगा, कहाँ क्या चिकित्सा होगी। काय चिकित्सा की बात कर लो तो पूरे 30 चैप्टर हैं चरक संहिता के अंदर। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये रटने के पॉइंट नहीं है बेटा, तो आप लिख देना एग्जाम में है तो फिर आ गया तो फिर ठीक है, तुम पूछ रहे हो तो हम लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह द्रव्य गुण में आप जानते हो, आहार, माफ करें, द्रव्यों के रस गुण वीर्य विभाग, ये सब बताए गए अलग अलग प्लांट्स के, तो वो बहुत रिसर्च वाला टॉपिक था। फिर शल्य तंत्र में कि बहुत सारी सर्जरीज हैं जो आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं, यंत्र शस्त्र हैं, तो वो सब रिसर्च वर्क ही है। स्त्री रोगों में पूरा क्या क्या भोजन करना चाहिए, बच्चे पे क्या इफेक्ट आता है, माता जैसा आहार करती है उसके अनुसार। ठीक है, फिर शालाक्य तंत्र के अंदर अगेन वहाँ बहुत सारी सर्जरी है, नेत्र क्रिया कल्प दिया हुआ है पूरा, पंचकर्मा, स्वस्थ व्रत, सब में आपको जो जो पॉइंट है उनको आप लिख दोगे तो वो सब रिसर्च का ही हिस्सा है। ठीक है, तो इसको लिखने की बहुत जरूरत नहीं है आपको, तो बस इतना ही है। नेक्स्ट आ जाओगे, अगला है क्वेश्चन जो जरूरी है हमारे लिए, एटिमोलॉजी, डेफिनेशंस एंड सिनोनियम्स। ये कुछ दिए हुए हैं ऑफ द वर्ड रिसर्च, तो इनको आपको बताना है, तो जल्दी से लिखोगे। फर्स्ट कह रहे हैं एटिमोलॉजी, तो लिखोगे, लिखो लिखो जल्दी से, अनुसंधान, लिखो अनुसंधान, अनुसंधान। तो इसका मतलब लिख लेंगे, लिखो अनु यानी अनंतर, संधान यानी शोध। ठीक है, ये एटिमोलॉजी हो गई। तो अनु लिखा है इन्होंने अनंतर, और संधान यानी शोध, शोध या सम्यक ज्ञान, करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे, डेफिनेशन कह रहे हैं, चलो तो वो भी लिख लो।
डेफिनेशन ऑफ रिसर्च लिखेंगे अकॉर्डिंग टू WHO, वो ही पढ़ेंगे हम लोग। WHO के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन इसकी। लिखिए रिसर्च इज अ क्वेस्ट, रिसर्च इज अ क्वेस्ट, QUEST, फॉर नॉलेज। रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू diligent search, DILIGENT, diligent search, और investigation, और investigation, और experimentation, और experimentation, aimed at discovery, aimed at discovery, aimed at discovery, and interrelation of new knowledge, and interrelation of new knowledge। फिर बोल रहा हूं मैं, रिसर्च इज अ क्वेस्ट, देखो मेन बात जो निकल के आती है वो आती है कि रिसर्च क्या है, इट इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज थ्रू सर्च। ठीक है, अब किस किस के थ्रू कर सकते हो आप ये सर्च, कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इसमें मेनली करना क्या चाहते हो आप चाहते हो कोई या तो कोई नई डिस्कवरी हो जाए, या फिर जो भी नॉलेज आपके पास है उनमें आपस में कोई संबंध है क्या, वो संबंध स्थापित करना। ठीक है, बल्कि इससे भी अच्छी एक डेफिनेशन थी, मैं वो बोलता हूँ आपको, एक मिनट तो। नेक्स्ट लिखोगे आप, दूसरी डेफिनेशन लिखोगे, वो ज्यादा अच्छी है इससे, वो आपको आसान भी लगेगी, याद भी रहेगी। लिखो रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग आउट, रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स, रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग आउट न्यू फैक्ट्स, और वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स, और वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स। तो ब्रैकेट में लिख लोगे, इन दोनों बातों का मतलब क्या हुआ, इन्वेंशन और रीवैलिडेशन। सिंपल सी बात यह है, रिसर्च क्या है, इन्वेंशन और रीवैलिडेशन। मतलब क्या है वो समझ लो थोड़ा सा। देखो इन्वेंशन तो हो गया, नई चीज कोई खोज कर ली, और रीवैलिडेशन हो गया कि जैसे आयुर्वेद है, हम लोग तो यही कहते हैं ना आयुर्वेद एक साइंस है, तो इस साइंस को रीवैलिडेट करना पड़ रहा है हमें, आजकल लोगों को बताना पड़ रहा है कि नहीं भाई वात पित्त कफ होते हैं, है ना, ये दवा ऐसे काम करती है। तो आप उसको रीवैलिडेट कर रहे हो, एक समय रहा होगा लोग एक्सेप्ट करते थे, आज बहुत सारे लोग कई चीजों को नहीं मानते हैं आयुर्वेद के सिद्धांतों को, तो उसको आप रीवैलिडेट कर रहे हो। तो यही चीज है रिसर्च। तो रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग आउट द न्यू फैक्ट्स और वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स, तो इन्वेंशन एंड रीवैलिडेशन। नेक्स्ट लिखोगे, यहाँ जो टर्म्स दी है ना उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करवाया है इन्होंने। तो फर्स्ट लिखोगे अन्वेषण, जल्दी से इनके मतलब लिखोगे, अन्वेषण, जो पहली टर्म है यहाँ लिखी हुई अन्वेषण। लिखिए, एक मिनट बेटा, इजी वाला क्वेश्चन ढूंढता हूँ, इसमें जरा टफ दे रखे हैं। हम्म अनुसंधान को भी लिखना चाहो ना तो लिख लो, ज्यादा इजी यहाँ दे रखा है जो दूसरी बुक है मेरे पास, तो लिख सकते हो अनुसंधान को भी, ऊपर से लिखवाया था आपको। तो अनु यानी टू फॉलो, और संधान यानी सम्यक ज्ञान, तो फॉलो करना सम्यक ज्ञान को, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट लिखो अन्वेषण, तो अन्वेषण को लिख लो। लिखो अनु, अनु, अनु का मतलब लिखो सामने निरंतर, यानी कॉन्टिन्यूअस, अनु। और एषण यानी इच्छा, यानी डिजायर, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस डिजायर, किस चीज की डिजायर, सर्च की, मतलब कुछ ढूंढना, तो वो है अन्वेषण, या अन्वेषण जो हम कहते हैं। फिर बोल रहा हूं मैं, अन्वेषण मतलब, तो दो शब्द हैं ये जिनसे मिलके बनता है अनु प्लस एषण। अनु का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, और एषण यानी कि डिजायर, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस डिजायर टू सर्च समथिंग नोन एज अन्वेषण।
नेक्स्ट टर्म है आपकी गवेषण, वो लिख लेंगे गवेषण, अभी जो यहाँ दे रखी है टर्म आपको, गवेषण। गवेषण लिखो। अमरकोश ने इसकी एक परिभाषा लिखी है, गोभी इंद्रिय एषणम। गोभी इंद्रिय एषणम ऐसा करके, इसका मतलब उन्होंने लिखा है टू सर्च और टू अचीव विद हेल्प ऑफ ऑल सेंसेस। ठीक है, गोभी यानी किसी चीज में उतरना, इंद्रिय एषणम इंद्रियों की सहायता से उसको जानने के लिए। मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रीन पर। स्क्रीन पे देख लेंगे, इसको समस्या आ रही हो, गोभी इंद्रिय एषणम। ठीक है, इसका मतलब लिख लेंगे टू सर्च विद द हेल्प ऑफ ऑल सेंसेस, अपने सेंसेस यूज कर रहे हो सारे, यानी इंद्रियां यूज कर रहे हो कुछ सर्च करने के लिए। नेक्स्ट लिखेंगे, अगली टर्म है पर्येषण। अगली टर्म लिखो पर्येषण। पर्येषण में लिखिए, लिखिए परि प्लस एषण। परि का मतलब फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, यानी चारों तरफ, परि यानी चारों तरफ। पर्येषण का मतलब है परि प्लस एषण, परि यानी फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, और एषण तो होता है ये सर्च करना, टू सर्च। तो पर्येषण का मतलब है टू सर्च फ्रॉम ऑल डायमेंशंस, यानी प्रत्येक प्रकार से किसी भी चीज को जानना, पूरी तरह से जानना। ठीक है ना। तो ये पर्याय की बात होगी, जो मैंने बताया है ऐसे ही याद रखना। इस शब्दों को रख के कहीं पूछ ले कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओगे। रिसर्च इन आयुर्वेदा, स्कोप, नीड, इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी। अगेन ये भी ऐसा ही पॉइंट है, पर चाहोगे तो। इसमें ये कोड है क्या? हाँ, क्या बोल